हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, बजट 2024 ने पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के टैक्सेशन में दो मेजर अमेंडमेंट किए। इसमें से जो पहली अमेंडमेंट है वो तो एप्लीकेबल हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। मतलब अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर फाइल किए जाएंगे वो इस अमेंडमेंट को कंसीडर करके किए जाएंगे। और जो दूसरी अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। मतलब अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26 उसमें ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो रही है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या है ये अमेंडमेंट और क्या होंगे इसके इम्पैक्ट। इसके साथ ही पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के टैक्सेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजों को आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ एंड कंपनी। ओके, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को कई तरीके के पेमेंट कर सकती है। वो अपने पार्टनर को सैलरी पे कर सकती है, रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। सैलरी और रेम्यूनरेशन मेनली एक ही चीज होती है, बस नाम अलग अलग है। सैलरी पे कर सकती है, रेम्यूनरेशन पे कर सकती है। कोई पार्टनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है, बोनस पे कर सकती है, किसी तरह का कमीशन पे कर सकती है और इंटरेस्ट भी पे कर सकती है। जैसे पार्टनर्स की कैपिटल होती है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर सकती है। पार्टनर अगर कोई लोन देता है फर्म को तो उस लोन पर इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पे कर सकती है। तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर जो है पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के लिए कर सकती है। अब जो पार्टनरशिप फर्म अपना P&L अकाउंट बनाएगी, ओके, तो वो P&L अकाउंट कैसे बनाएगी? क्रेडिट साइड में अपनी इनकम दिखाएगी। जो भी पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस इनकम होगी वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। अब इस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो P&L अकाउंट में आ जाएंगे। इसके साथ ही जो पेमेंट वो अपने पार्टनर्स को कर रही है वो भी पार्टनरशिप फर्म का एक खर्चा है। इन खर्चों को भी वो अपनी इनकम में से माइनस कर लेगी। अब इसके बाद में जो अमाउंट इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आ रहा है वो क्या हो जाता है? पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट, राइट। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये जो P&L अकाउंट बनता है वो बिजनेस का बनता है तो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो ये पार्टनरशिप फर्म की कौन सी इनकम हो गई? ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो गई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब PGBP की इनकम। अब अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई और भी इनकम है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का कोई हाउस है वो उसने रेंट पर दे रखा है, तो इस PGBP की इनकम के बाद में हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा देंगे अलग से, राइट। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, किसी तरीके की कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, वो इनकम भी ऐड हो जाएगी। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब अगर चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन है जिसके लिए एलिजिबल है वो माइनस करना है तो ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म की क्या आ जाएगी? नेट टोटल इनकम। और जो टैक्स होता है वो किस पर निकलता है? नेट टोटल इनकम पर। अब पार्टनरशिप फर्म को कितने % की रेट से टैक्स पे करना होता है? क्या पार्टनरशिप फर्म पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है जैसे कि नॉर्मल हम अपनी इनकम पर पे करते हैं? देन आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म को फ्लैट 30% के रेट से टैक्स पे करना होता है। चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, चाहे 1000 रुपए की इनकम आ जाए, फिर भी उसको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती। ओके, अब जब टैक्स पे करके पार्टनरशिप फर्म अपना रिटर्न को फाइल करेगी, तो रिटर्न कब फाइल करना होता है? पार्टनरशिप फर्म को मैंडेटरी बेसिस पे रिटर्न अपना फाइल करना होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई कंपनी है, उनको मैंडेटरी बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल करना होता है, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो, चाहे वो लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो। ओके, तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म की इनकम कंप्यूट होती है। इस तरह से टैक्स जो होता है फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है और ITR अपना फाइल करना ही होता है, इनकम हो या फिर लॉस हो। अब दूसरा आती है हम जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स की इनकम की तरफ। अब देखिए, ये जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ये जो भी खर्चे कर रही है, जो भी अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रही है, ये पार्टनर्स की, इंडिविजुअल पार्टनर्स की क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। तो एक तो ये इनकम होगी पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम हो रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो ये इनकम होगी जो कि पार्टनरशिप फर्म पे करती है।
दूसरा क्या है, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए 3 पार्टनर है और म्यूचुअली एग्रीड हुआ कि वो इक्वली जो अब प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे, तो 1/3 1/3 1/3 ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो ये भी इनकी इनकम हो जाती है। तो इनकम इनकी क्या हुई, एक तो जो अमाउंट उनको पार्टनरशिप फर्म से रिसीव हो रहा है, दूसरा जो ईयर एंड पे जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट करती है उस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पे ये आपस में डिवाइड कर लेती है। अब ये जो एक्सपेंडिचर है जो पार्टनरशिप फर्म करती है ना, पार्टनरशिप फर्म जो भी पेमेंट करती है पार्टनर्स को, तो ये तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इसकी ये डिडक्शन ले लेती है। इन एक्सपेंडिचर को माइनस करके ये अपने प्रॉफिट को कम कर लेती है, राइट। जितने एक्सपेंडिचर होंगे प्रॉफिट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इनकम ये किसकी हुई, पार्टनर्स की हुई। तो इन खर्चों पे जो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, जो पेमेंट हो रहा है, ये पार्टनर्स की इनकम हुई। टैक्स कौन पे करेगा, पार्टनर्स इस पर टैक्स पे करेंगे, राइट। जो दूसरी चीज है प्रॉफिट, जो पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इस प्रॉफिट पर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर देती है। 30% टैक्स पे किया है प्रॉफिट पर, ही तो क्या है प्रॉफिट, और उसके बाद में जो अदर इनकम है, तो इस पर तो पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है। अब जब ये अपनी इनकम में लेके जाएंगे तो क्या इनको फिर से उस पर टैक्स पे करना होगा, देन आंसर इज नो। तो इस वजह से पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट को लेती हैं, वो जो इनकम होती है उनके हैंड में एग्जेम्प्ट होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 2A है इसके लिए, जो ये कहता है कि जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म का, जो पार्टनर को मिलता है, वो पार्टनर के हैंड में एग्जेम्प्ट होता है, पार्टनर को इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। गाइस, आपको एक चीज पता है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म से जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं वो उनकी कौन सी इनकम होती है, तो ये इन पार्टनर्स के बिजनेस की इनकम होती है। क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के कौन होते हैं, ओनर होते हैं, फर्म के ये ओनर होते हैं। तो भले ही कोई पार्टनर किसी फर्म से सैलरी रिसीव करे तो वो उसकी सैलरी की इनकम नहीं होगी, वो होगी उसके बिजनेस की ही इनकम, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। क्या होते हैं, ये फर्म के ओनर होते हैं। क्लियर। अब चलते हैं इनकी इनकम की तरफ। तो इनकी इनकम क्या होगी, जो भी ये बोनस, ठीक है, जो भी ये बोनस, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो ये रिसीव कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, वो इनकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो एक इंडिविजुअल की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख रुपए। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करता है तो 3 लाख रुपए तक किसी पर्सन को कोई टैक्स पे नहीं करना होता। अगर उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 7 लाख रुपए तक की होती है तो भी उसका टैक्स 0 हो जाता है, क्योंकि उसको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है। अब बजट 2025 जो आया, बजट 2025 ने मेजर अमेंडमेंट किया, उसने क्या बोला, लिमिट को चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया कि उसने बोला 4 लाख तक की इनकम पर तो किसी भी पर्सन को कोई टैक्स पे नहीं करना। ये क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम 4 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम है, तो भी टैक्स 0 हो जाएगा। सेक्शन 87A की रिबेट उस पर्सन को मिल जाएगी। मतलब अब ये जो साल चल रहा है, ठीक है, कब से एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, ये जो साल अब चल रहा है, इस साल आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो इस वाले केस में मिस्टर एक्स अपनी फर्म से 12 लाख रुपए रिसीव कर सकते हैं आराम से, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना। इसी तरह से मिस्टर वाई भी 12 लाख रिसीव कर सकते हैं, मिस्टर जेड भी 12 लाख रिसीव कर सकते हैं। 12 मतलब टोटल कितना, टोटल ये लोग तीनों पार्टनर अपनी फर्म से 36 लाख रुपए मिलाकर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये 36 लाख रुपए इनकी इनकम होगी ना तो इन पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर इनको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब ये जब 36 लाख रुपए अपनी फर्म से लेंगे तो फर्म कितना एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेगी, 36 लाख रुपए। जब ये 36 लाख रुपए माइनस कर लेगी तो इसका प्रॉफिट भी इतने से कम हो जाएगा ना, जितना खर्चा ये ले लेगी प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट को 36 लाख रुपए से कम कर सकती है। इस तरह से पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को के प्रॉफिट को या तो 0 कर सकते हैं या फिर लॉस में भी ले जा सकते हैं, इतना सारा एक्सपेंडिचर दिखाकर, राइट। क्योंकि
क्या होगा ना कि पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट जो हो वो कम से कम रहे, क्योंकि कितने का भी प्रॉफिट हो, थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ ना, जितनी भी इनकम आएगी पार्टनरशिप फर्म को तो 30% के रेट से टैक्स पे करना ही होगा, हायर रेट 30% के रेट से टैक्स पे करना होगा, जबकि इनको तो स्लैब रेट मिलती है, राइट। और अब तो 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की टैक्स प्रैक्टिस को रोकने के लिए कि यहाँ पर खर्चा कितना, जितना पार्टनर चाहे कितना भी खर्चा दिखा दे, इस तरह की टैक्स प्रैक्टिस को रोकने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में पहले से ही एक सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 40B। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, सेक्शन 40B। सेक्शन 40B क्या बताता है? ये बताता है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट किस चीज की? मैक्सिमम लिमिट सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट की, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकती है, जिसकी डिडक्शन एक पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स चाहे कि हम 36 लाख रुपए ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, ना ही हमें टैक्स पे करना पड़ेगा और पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म को भी प्रॉफिट जो है वो टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ेगा। क्या वो ऐसा कर सकती है? देन आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा है वो 36 लाख क्लेम नहीं कर सकती। जो लिमिट इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन कर रखी है, मैक्सिमम उतना खर्चा ही पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकती है। ओके, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 40B में मैक्सिमम लिमिट कितनी दे रखी है, ठीक है, जितना वो खर्चा पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म क्लेम कर सकती हैं, राइट। तो क्या पार्टनरशिप फर्म 36 लाख रुपए पे नहीं कर सकती XYZ लिमिटेड को? देखो, पार्टनरशिप फर्म कितना भी अमाउंट पे कर सकती है अपने पार्टनर को, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकती है, लेकिन बात हो रही है डिडक्शन की। वो P&L अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाएगी? P&L अकाउंट में तो वो उतना ही दिखाएगी जितना की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, इतने तक। कम का खर्चा करती है, कम दिखाएगी, इस लिमिट से ज्यादा का खर्चा करती है तो इतना ही दिखा सकती है, इतना ही प्रॉफिट वो अपना कम कर सकती है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, राइट। ये चीज समझ में आ गई। लेकिन गाइस, ये समझने से पहले कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप फर्म खर्चे को क्लेम कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। मतलब वो इस खर्चे को अपने P&L अकाउंट में दिखा सकती है भी कि नहीं, क्योंकि इसके लिए भी सेक्शन 40B ने क्या कर रखी है? कंडीशंस बता रखी हैं। कंडीशंस बता रखी हैं कि मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 40B ने कंडीशन बता रखी है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लेती है तभी वो ये जो खर्चे हैं, सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और इंटरेस्ट, अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर लेती है तभी इन खर्चों को वो अपने P&L अकाउंट में दिखा सकती है। अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं करती जो सेक्शन 40B ने बता रखी है तो वो इन खर्चों को ही नहीं दिखा सकती, और अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेती है तो वो खर्चे दिखा सकती है। अब वो मैक्सिमम कितने खर्चे दिखा सकती है वो भी सेक्शन 40B ने लिमिट बता रखी है। तो पहला हमें क्या देखना है कि वो खर्चे दिखा सकती है भी कि नहीं, ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो ये कंडीशन क्या होती है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले रेम्युनरेशन को देख लेते हैं। रेम्युनरेशन मतलब कोई भी पेमेंट, किसका? सैलरी हो या फिर बोनस बोल सकते हैं या फिर कमीशन बोल सकते हैं, क्योंकि खर्चे तो पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि अलग अलग नाम से खर्चे दिखाने की कोशिश करें, जैसे अलग अलग डिडक्शन जो है हम क्लेम कर सकें। तो रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई और नाम दे वो रेम्युनरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो रेम्युनरेशन जो पार्टनर्स को पे कर सकती है, ठीक है, पार्टनर को पे करेगी पार्टनरशिप फर्म, वो कब अलाउड होगा? तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो देखिए, जो पार्टनर्स हैं, जैसे XYZ, 3 पार्टनर हैं, तीनों ने मिलकर XYZ कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। अब इसका क्या एविडेंस है कि पार्टनरशिप फर्म बनी है? तो इसका एविडेंस होता है पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन होती हैं, जिसमें पार्टनर्स की राइट, उनकी लायबिलिटीज डिफाइन होती है। तो ये सब किस में लिखा होता है? ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। अब ये पार्टनर्स, ये जो चीजें होती है वो पार्टनरशिप डीड में लिखकर पार्टनर्स इसको पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर भी करा सकते हैं। अगर वो पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करा लेते तो बोला जाता है कि वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है। अगर वो उसको रजिस्टर नहीं कराते
सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाकर अपने पास रख लेते हैं तो भी वो एक डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है और ये माना जाता है कि पार्टनरशिप डीड अनरजिस्टर्ड है, राइट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। उस पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज होना चाहिए, एक सेपरेट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज होना चाहिए। उस क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा वर्किंग पार्टनर को। ध्यान रहे, रेम्यूनरेशन हमेशा किसको पे किया जाता है, वर्किंग पार्टनर को। पार्टनरशिप में दो तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं, फॉर्म में केवल पैसा लगाते हैं। अब एक बात बताइए, जब ये ऐसे पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज को तो देख ही नहीं रहे, मैनेज ही नहीं कर रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या ये कोई सैलरी, बोनस या कमीशन रिसीव करने के हकदार है? देन आंसर इज नो। तो रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन ये किसको मिलना चाहिए, केवल वर्किंग पार्टनर को मिलना चाहिए। फर्म चाहे तो स्लीपिंग पार्टनर को दे सकती है, बट वो उसका खर्चा जो है वो अपने P&L अकाउंट में क्लेम नहीं कर सकती, अपने प्रॉफिट को कम नहीं कर सकती। तो एक पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि जो रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को दिया जाएगा। कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, अमाउंट भी लिखा होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड में कि इतना इतना अमाउंट दिया जाएगा, राइट। अगर अमाउंट नहीं है तो फिर मेथड लिखा होना चाहिए कि इस मेथड के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया जाएगा और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या है कि ये भी सेपरेटली लिखा होना चाहिए कि वो जो मैक्सिमम लिमिट है, जो सेक्शन 40B में प्रिस्क्राइब कर रखी है, जो परमिसिबल लिमिट है, उसके अंदर ही अंदर रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट, उस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखी होगी ना तो रेम्यूनरेशन की डिडक्शन अलाउ ही नहीं होगी। आप चाहो, आप बोलो कि परमिसिबल लिमिट के अंदर है, नहीं, वो अलाउड ही नहीं होगी। तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। और एक चीज क्या कि जो आपकी जो पार्टनरशिप डीड है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काम नहीं करेगी। मतलब कि तीन पार्टनर XYZ ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। कब बनाई? 1/4/2024 को, और उन्होंने इसी दिन पार्टनरशिप डीड बनाई। अब इस पार्टनरशिप डीड में वो रेम्यूनरेशन का क्लॉज डालना भूल गए। अब उनको अक्टूबर में पता चला कि अच्छा रेम्यूनरेशन का क्लॉज डालेंगे तभी रेम्यूनरेशन की डिडक्शन मिलेगी, तो उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को एक नई डीड बनाई। उस डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज डाला, सारी जो कंडीशंस थी वो लिख दी। फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि ये जो डीड है ना वो 1/4/2024 से मानी जाएगी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मानी जाएगी। उसमें लिखा हुआ था उन्होंने कि जो पार्टनर्स हैं उनको 5,000 रुपए का रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा पर मंथ, और ये डीड कब से इफेक्टिव होगी? 1 अप्रैल 2024 से। अब ये अपने P&L अकाउंट में 5,000 रुपए का रेम्यूनरेशन पर पार्टनर का, ठीक है, 12 महीने का क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, 12 महीने का, क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वर्क नहीं कर सकती। तो कब बनी थी? अक्टूबर में। तो केवल 6 महीने का रेम्यूनरेशन ही वो अपने P&L अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये किसके लिए है? रेम्यूनरेशन के लिए। दूसरा जो खर्चा होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट के केस में भी कुछ कंडीशंस जो सेक्शन 40B में बता रखी है वो फुलफिल होनी चाहिए। इंटरेस्ट के लिए भी क्या है? एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, उसमें एक इंटरेस्ट का सेपरेट क्लॉज होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर दोनों को ही मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्लीपिंग पार्टनर पैसे जो है वो लगाता है पार्टनरशिप फर्म में। अब जब पैसे लगा रहा है तो इंटरेस्ट मिलने का राइट तो उसको है ही, तो स्लीपिंग पार्टनर को इंटरेस्ट तो मिल सकता है, लेकिन रेम्यूनरेशन, बोनस या कमीशन इस तरह का कोई अमाउंट वो रिसीव नहीं कर सकता। करेगा तो पार्टनरशिप फर्म उसकी डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकती, और इंटरेस्ट सारे पार्टनर को मिल सकता है। तो एक डीड होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट का क्लॉज होना चाहिए सेपरेट, उसमें बताना चाहिए कि आप कितना इंटरेस्ट, पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी अपने पार्टनर्स को, राइट। और वो जो इंटरेस्ट की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 12%, मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम वो
पे कर सकती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं, कौन सी, सिंपल इंटरेस्ट ही पे कर सकती है। और लिमिट कितनी, मैक्सिमम 12%। सेक्शन 40 बी की लिमिट है ये, जो मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे थे उसमें भी दे रखा है कि मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को पे कर सकती है। और ये जो डीड है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वर्क नहीं करेगी। जो सेम एग्जांपल मैंने बताया था, बाद में याद आया कि हमने क्लॉज डाला ही नहीं, क्लॉज डाल के बोलती है कि स्टार्टिंग से काम करेगी, नहीं। जिस दिन डीड बनी है, नई डीड, जिस दिन डीड रिवाइज हुई है उसी दिन से वो इंटरेस्ट जो है वो लगनी स्टार्ट होगी, उसी दिन से आप खर्चे को क्लेम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप डिडक्शन को क्लेम कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन हमें क्या देखनी है 40B की, कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या, उस लिमिट के अंदर अंदर ही खर्चा जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उस लिमिट से ज्यादा खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो जो 40B है, 40B में दो देखनी है, एक तो रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट और दूसरा इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट। इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट कितनी देखी है, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। रेम्युनरेशन मतलब कोई भी अमाउंट, बोनस, सैलरी, कमीशन, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो कितना पे कर सकती है उसके लिए परसेंटेज डिफाइन कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट में। तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी है। ठीक है, ये अब ये आपके लिए एक तो लिमिट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, कि रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बजट 2024 में मैंने बोला था ना, जो दो मेजर अमेंडमेंट की है। पहला अमेंडमेंट ये है लिमिट का, कि जो 40B में लिमिट बता रखी थी ना पहले कि मैक्सिमम इतनी लिमिट का रेम्युनरेशन पे कर सकती है पार्टनरशिप फर्म या LLP अपने पार्टनर को, अब वो लिमिट रिवाइज हुई है। और वो कब से एप्लीकेबल हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ही एप्लीकेबल हो रही है। मतलब अभी हम इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न फाइल करेंगे, हमारे लिए ये वाली लिमिट जो है वो रेलिवेंट है। तो ये लिमिट क्या है, इररेलिवेंट है, हमें अब देखना ही नहीं है। कौन सी लिमिट समझेंगे आप, नई लिमिट। ठीक है, तो रेम्युनरेशन की लिमिट क्या होगी उसको मैं बताती हूँ। देखिए, पार्टनरशिप फर्म है, राइट, पार्टनरशिप फर्म को किसी साल लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको लॉस हुआ। तो जब लॉस हुआ तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि हमको तो इस साल लॉस हुआ है, तो हम अपने पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन पे नहीं कर सकते। तो क्या ये ठीक है कि जिस साल पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ उस साल वो अपने पार्टनर्स को कोई रेम्युनरेशन पे नहीं कर सकती? देन आंसर इज नो। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में भी है फिर भी वो अपने पार्टनर को रेम्युनरेशन पे कर सकती है, और वो उसकी जो डिडक्शन है वो अलाउड भी होगी पार्टनरशिप फर्म को। कितने का रेम्युनरेशन पे कर सकती है, देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए तक है या फिर लॉस है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में है या फिर जो उसका बुक प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए तक है, तो वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन पे कर सकती है। मतलब पार्टनरशिप फर्म हर हाल में 3 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन तो पे कर ही सकती है, चाहे वो लॉस में हो। ओके, अगर उसका जो बुक प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 6 लाख रुपए तक है, तो अगर 3 लाख से ज्यादा है, अप टू 6 लाख रुपीज है, तो वो कितना 90% पे कर सकती है। और 6 लाख से ज्यादा है तो जो बैलेंस 6 लाख से ज्यादा है उस पर 60% मैक्सिमम पे कर सकती है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लेते हैं XYZ एंड कंपनी है, उसका बुक प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर लेते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बुक प्रॉफिट उसका क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, XYZ एंड कंपनी को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, कितना मैक्सिमम रेम्युनरेशन पे कर सकते हैं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तो वो लॉस के केस में भी रेम्युनरेशन अपने पार्टनर को एक फर्म पे कर सकती है। मान लेते हैं उसको प्रॉफिट हुआ, पहला केस ये। दूसरा केस क्या है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तब भी कितना पे कर सकती है, 3 लाख रुपए तक का रेम्युनरेशन पे कर सकती है। तीसरा केस मान लेते हैं 4 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट हुआ, कितना पे कर सकती है, 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 6 लाख रुपए तक है, तो 4 लाख का 90%, मतलब 3,60,000 रुपए मैक्सिमम इतना रेम्युनरेशन पे कर सकती है। एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 लाख का बुक प्रॉफिट हुआ, तो इस वाले केस में जो पहले 6 लाख है उसका तो वो मैक्सिमम 90% पे कर सकती है।
मतलब 5,40,000 रुपए, और बैलेंस 10 में से 6 गए कितने, 4 लाख रुपए बचे। 4 लाख का 60% रेम्युनरेशन वो पे कर सकती है, मतलब 2,40,000, मतलब टोटल 7,80,000 का रेम्युनरेशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पे कर सकती है। इस केस इस तरह से रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन की जाती है। क्लियर? अब बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये जो अमाउंट है जिस पर रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन की जा रही है ये क्या है, बुक प्रॉफिट। मैंने आपको बताया कि इतने का बुक प्रॉफिट है तो इतना परसेंट रेम्युनरेशन क्लेम कर सकती है, बुक प्रॉफिट है। जो बुक प्रॉफिट होता है ना वो नेट प्रॉफिट से अलग होता है। नेट प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। देखिए, तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो तो अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग निकलता है। जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री करते हैं पूरे साल की, तो साल के एंड में हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो बुक प्रॉफिट होता है वो कब निकलता है, जब हम उसमें जो इनकम टैक्स एक्ट के एडजस्टमेंट्स हैं वो कर लेते हैं, तब निकलता है बुक प्रॉफिट। जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगे, उसके लास्ट में आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा अपने टैली में नेट प्रॉफिट किसी पार्टनरशिप फर्म का, राइट। अब इस नेट प्रॉफिट में जब आप P&L अकाउंट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे क्रेडिट साइड में जो आपकी इनकम होगी कि उसमें बिजनेस की इनकम तो होगी, पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस की इनकम के अलावा अगर आपको कोई जो रेंटल इनकम रिसीव हुई है तो वो भी उसमें ऐड होगी। अगर कोई डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को रिसीव हो रहा है तो वो भी इसमें ऐड होगी। जबकि ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जो डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, ये जो बिजनेस की इनकम है वो तो है ही नहीं, राइट। वो तो बिजनेस की इनकम है ही नहीं, वो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है। तो इस तरह की इनकम जो होती है जो कि बिजनेस की इनकम नहीं है, किसी अदर हेड की इनकम है, तो उस वाली इनकम को नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देती है, राइट। नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा P&L अकाउंट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें केवल बिजनेस की ही इनकम आती है और बिजनेस के ही खर्चे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे खर्चे होते हैं उसमें सेक्शन 28 से 44D तक के जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उन सबको करके बुक प्रॉफिट आता है। जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है कि जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड तो है बट आपने उसको P&L अकाउंट में डाला नहीं है, तो वो अब आपको उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब आप उसको माइनस करोगे, अपने प्रॉफिट को उससे कम करोगे, क्योंकि अभी तक आपने माइनस नहीं किया था। कोई ऐसा खर्चा है जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, फिर भी आपने P&L अकाउंट में उसको माइनस कर रखा है, आपने प्रॉफिट को कम कर रखा है उस खर्चे को दिखा के, तो अब आप उसको प्लस करोगे अपने प्रॉफिट में उस खर्चे को, क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड है ही नहीं। इसी तरीके से मान लेते हैं इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने इंटरेस्ट कितना बताया था कि पार्टनर्स को मैक्सिमम 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अलाउड है, लेकिन आपने इंटरेस्ट पार्टनर्स को कितनी पे कर रखी है, 14%। 14% का खर्चा आपने P&L अकाउंट में दिखा रखा है, मतलब आपने 2% ज्यादा इंटरेस्ट माइनस कर रखी है अपने P&L अकाउंट में। अब क्या किया जाएगा, एडजस्टमेंट के लिए 2% का खर्चा जो आपने ज्यादा दिखा रखा है, अपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, अब इस 2% से अपने P&L अकाउंट में जो खर्चा है वो अपने प्रॉफिट को प्लस किया जाएगा। क्लियर? इस तरह से बुक प्रॉफिट निकाला जाता है। इसके साथ ही जो रेम्युनरेशन आपने पूरे साल अपने पार्टनर्स को पे किया है अपने अकॉर्डिंग, उसको भी प्लस कर लिया जाएगा रेम्युनरेशन को जो पूरे साल पे किया है। क्यों? क्योंकि अब तो हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, देखने के लिए कि मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पे कर सकती है 40B की लिमिट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए तो हमें रेम्युनरेशन ऐड बैक करना पड़ेगा। जब रेम्युनरेशन को भी ऐड कर देंगे तब आएगा बुक प्रॉफिट, तब आएगा बुक प्रॉफिट। और जब ये बुक प्रॉफिट मिल जाएगा तब इस पर ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, ये लिमिट लगाकर मैक्सिमम रेम्युनरेशन की लिमिट को निकाल लिया जाएगा, राइट। तो इतना मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड होगा। इस तरह से रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन की जाती है, मैक्सिमम रेम्युनरेशन की। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले वो अलाउड है कि नहीं, और उसके लिए पार्टनरशिप डीड लायबल है। पार्टनरशिप डीड आपकी बिल्कुल सही से बनी होनी चाहिए, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट का एक सेपरेट अच्छे से क्लॉज होना चाहिए, सारी कंडीशंस उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आपको जो ये खर्चे हैं वो अलाउ किए जाएंगे।
उसके बाद में मैक्सिमम अलाउड कितना है वो आपको साल के एंड में जब आप अपना बुक प्रॉफिट निकाल लोगे, नेट प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, उस बुक प्रॉफिट में जो आपके रिवाइज लिमिट है, जो बजट 2024 ने चेंज कर दिया है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन क्लेम देख सकते हो कि वो उस लिमिट के अंदर है कि नहीं, और मैक्सिमम उतना ही डिडक्शन आप अपने P&L अकाउंट में क्लेम कर सकते हो। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, तो एक नया सेक्शन है, सेक्शन 194T, ये इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। क्या सेक्शन है ये, टीडीएस का सेक्शन है, ठीक है, टीडीएस का सेक्शन है। कब से एप्लीकेबल हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो क्या है ये सेक्शन, सेक्शन यही है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करती है, कौन कौन से पेमेंट करती है, वही पेमेंट जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं सारे, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो कैपिटल की हो, चाहे वो लोन की हो, किसी भी तरीके का पेमेंट करती है, और वो पेमेंट एक पार्टनर को करती है और वो पेमेंट 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है पर पार्टनर पर एनम, राइट, मतलब एग्रीगेट पेमेंट, एक पार्टनर को कोई भी पेमेंट किए जाए, टोटल पेमेंट ऐड कर लेंगे, और एक साल में जैसे ही वो 20,000 से ज्यादा होगा, टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, डिडक्ट करना होगा 10% की रेट से टीडीएस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, देखिए मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है वही XYZ एंड कंपनी, राइट, 3 पार्टनर्स हैं, तो उसमें पहले जो पार्टनर है मिस्टर एक्स, फाइनेंशियल ईयर है 25-26, क्योंकि इसी साल से ये एप्लीकेबल हो रहा है, उससे पहले ये सेक्शन नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में XYZ एंड कंपनी मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रही है, क्या पेमेंट कर रही है, अप्रैल मंथ में रेम्यूनरेशन पे कर रही है 10,000 रुपए का, ओके, मई मंथ में बोनस पे कर रही है 5,000 रुपए का, ठीक है, जून मंथ में वो इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, 10,000 रुपए की। अब आप देखिए अलग अलग तरीके के पेमेंट है, यहाँ पर रेम्यूनरेशन का, यहाँ बोनस, यहाँ पे इंटरेस्ट, लेकिन हमको सबको लेना है टीडीएस की लिमिट को देखने के लिए। यहाँ पे 10,000 का पेमेंट हुआ, यहाँ 5,000 का, टोटल पेमेंट 15,000 का, ओके, यहाँ पर कितने का पेमेंट हुआ, 10,000 का, टोटल पेमेंट कितना हो गया, 25,000 रुपए। 20,000 रुपए की लिमिट क्रॉस कर गई जून मंथ में, जब ये इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो लिमिट क्रॉस होते ही जो पूरा पेमेंट है, टोटल पेमेंट पे 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब 2,500 रुपए। तो 10,000 रुपए का जब जून मंथ में पेमेंट किया जाएगा, इसमें से 2,500 टीडीएस के डिडक्ट करके बैलेंस 7,500 पार्टनर को पे किए जाएंगे, राइट। तो ये जो पेमेंट है वो कैसे किया जाएगा, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो टीडीएस है, टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा, क्या टाइम लिमिट होगी, जब पेमेंट ड्यू हो या एक्चुअली पे हो, विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर आप अपने पार्टनर को 10,000 रुपए पे नहीं करते, आप उसके जो पार्टनर के अकाउंट में या उसके कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं, मतलब इस अमाउंट को ड्यू भी कर देते हैं, तब भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। और ये बैलेंस अमाउंट पे नहीं होगी कि 20,000 को क्रॉस करके 5,000 रुपए पर डिडक्ट किया जाएगा, नहीं, फिर उसके बाद में जो टोटल पूरा जो पेमेंट किया गया है सब पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। मान लेते हैं जैसे जुलाई मंथ में फिर से रेम्यूनरेशन पे किया गया 10,000 रुपए का, ठीक है, तो टीडीएस लिमिट तो क्रॉस कर गई, ठीक है, लिमिट क्रॉस कर गई, जितने भी पेमेंट होंगे उस पर 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और बैलेंस पेमेंट किया जाएगा, और ये एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। इस तरह से टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ रही है। तो गाइज आप ये चीज ध्यान से देखिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है, मतलब एक तरीके से ये इतना मेजर अमेंडमेंट है ना, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म हमने क्या देखा कि 20,000 रुपए का अमाउंट क्रॉस करते ही टीडीएस डिडक्ट करना है। अब एक बात बताइए, आप छोटी से छोटी पार्टनरशिप फर्म भी होगी, वो भी अपने पार्टनर को एक साल में 20,000 रुपए तो पे कर ही देती होगी। 20-25,000 रुपए क्या है, कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं। तो इसका मतलब ना कि ये जो
सेक्शन है ऑलमोस्ट 99% पार्टनरशिप फॉर्म पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जो बड़ी पार्टनरशिप फॉर्म है, जो पहले से ही किसी ना किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं, उनके लिए तो कोई ज्यादा बर्डन वाली बात है नहीं। और सेक्शंस में डिडक्ट कर रही हैं, पार्टनर्स को पेमेंट कर रही हूँ, उसमें भी डिडक्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी फॉर्म है जिनका इतना रेवेन्यू नहीं हो पाता, जो और किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने पार्टनर को पेमेंट कर रही हो, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है 20,000 रुपए, तो इतना पेमेंट तो कर ही रही है, 20,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा 22-24,000 रुपए भी पे कर रही है। तो अब क्या होगा, इस सेक्शन की कंप्लायंस के लिए देखो पार्टनरशिप फॉर्म को 10 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, 10 नंबर लेना पड़ेगा। फिर उसको टाइमली टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, टाइमली टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा, अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, राइट। और जो टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 है वो इश्यू करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। इतनी सारी कंप्लायंसेस का बर्डन उनके ऊपर आ गया। फिर उसके लिए उन्होंने पहले कोई छोटा मोटा अकाउंटेंट ऐसे ही रख रखा होगा, या खुद ही पार्टनर अपने आप वो कर लेते होंगे एंट्री। अब क्या है कि अब उनको प्रॉपर अपने स्टाफ को, अपने अकाउंटेंट को इस चीज के लिए ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी साथ में लग जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, तो आप डिफॉल्ट भी नहीं कर सकते। तो ये जो सारी कंप्लायंसेस का बर्डन किसके ऊपर आ गया, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ गया, राइट। छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म को भी अब टीडीएस की कंप्लायंस करने की जरूरत पड़ जाएगी। अब क्या ये इन सारे पेमेंट्स पर तो जो सेक्शन है 190/40 वो एप्लीकेबल है ही। कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिन पर सेक्शन 190/40 एप्लीकेबल नहीं होता। वो पेमेंट क्या होते हैं, बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि टीडीएस किस पर एप्लीकेबल होगा, इनकम पर एप्लीकेबल होगा। मतलब पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम रिसीव हो रही है, टीडीएस उस पर एप्लीकेबल होगा। अब पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर अपना ही पैसा अगर ले रहे हैं या कोई ऐसा अमाउंट ले रहे हैं जो उनकी इनकम ही नहीं है, तो उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। जैसे पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को वापस निकाल लेते हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल को निकालते हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा, नहीं। अगर वो ड्राइंग करते हैं, क्या टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कोई लोन देती है, तो क्या ये पार्टनर की इनकम है, इस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्टनर की इनकम थोड़ा ना है, तो लोन ले रहा है पार्टनर, राइट, इस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है, कहीं खर्चा किया, किसी पार्टनरशिप फर्म, अपनी पार्टनरशिप फर्म के ब्याह पे कहीं कोई खर्चा कराया, और अब उस खर्चे की रीइंबर्समेंट ले रहा है फर्म से, राइट, तो क्या ये उसकी इनकम है, नहीं। उसने जो खर्चा किया तो उसकी रीइंबर्समेंट ले रहा है, तो इस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि एप्लीकेबल किस में नहीं है, कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है, या कोई खर्चा किया है पार्टनर ने और उसका रीइंबर्समेंट, उसकी भरपाई कर रही है पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 190/40 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी नाम से कोई भी पेमेंट दिया जाता है, तुम आप पार्टनर्स खुद ले रहे हैं या नहीं ले रहे, भले ही उनकी कैपिटल में उसको क्रेडिट कर दिया जाए, फिर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि एक सिंगल वीडियो में आपको पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और अमेंडमेंट है वो आपको मैं समझा पाऊँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।